हाँ जी दोस्तों, सबको नमस्ते। वेलकम टू द एसीसी टीम। आई एम योर सीए संजय भैया। तो आज तो सीए फाउंडेशन का पेपर 1 अकाउंटिंग का एग्जाम था। तो गाइस पेपर का डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, आज आप देख ही रहे हो कि मेरा दांत कितना निकल रहा है अंदर से। ठीक है, क्योंकि आज पेपर बहुत 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 अच्छा था। पेपर सब स्टूडेंट ने अच्छा किया है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट का जो फीडबैक, आज मैं खुद चल के पैदल ऑन फील्ड गया था, मतलब एक कॉलेज में गया था जहां पे बच्चे लोग एग्जाम दे रहे थे। तो मैंने कॉलेज में जाके बच्चे लोगों से मिलके उनके साथ डिस्कशन किया कि पेपर कैसा था, उनका कैसा गया एग्जाम, और किस तरीके से उन लोगों ने प्रिपरेशन किया, और क्या मैसेज होगा जो बच्चे फिर एग्जाम देंगे नेक्स्ट। तो चलिए पहले उसको डिस्कस मतलब देखते एक बार बच्चे लोगों का रिएक्शन क्या था एग्जाम देने के बाद। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और किस तरीके का क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। आपका नाम क्या है? ओके, आज तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम था, आपका अकाउंट्स का पेपर था। तो मुझे बताइए कि आपका पेपर कैसा गया? सबसे बहुत अच्छा गया। ग्रेट। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 80 अटेम्प्ट किया। मतलब 80 किया? एक्सपेक्टेशन जैसा था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया। अच्छा ग्रेट, ठीक है, वो बात का आपने सॉलिड अटेम्प्ट किया पूरा। अच्छा मुझे आप बताओ कि आपने जो ट्रू एंड फॉल्स जो फर्स्ट रहता है 6 into 12 उसमें आपका कैसा गया? वो 6 क्वेश्चन उसमें अच्छा था, एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था। और ठीक है कोई बात नहीं, मतलब 5 क्वेश्चन आपका सही है। अच्छा आप मुझे बताओ अभी जो बाकी का जो 88 मार्क्स है उसमें से जैसे कोई 10 मार्क्स कोई 12 मार्क्स है, जैसे मान लीजिए फाइनल अकाउंट से पार्टनरशिप है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से इनप्योर, उसमें से कौन सा क्वेश्चन करने में आपको मजा है और वो कौन सा इजी वाला फाइनल अकाउंट मतलब बहुत इजी था क्या? एडजस्टमेंट बहुत easy इजी था। एक ही बार में मेरा पहली बार तो बैलेंस शीट मैच हुआ। ओह मतलब बैलेंस शीट में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ग्रेट गुड। और एडजस्टमेंट जो रहता है वो बहुत हार्ड रहता है। अच्छा। इसमें बहुत इजी था। तो ग्रेट, तो मतलब फाइनल अकाउंट्स मैच कर दिया, मतलब बहुत, मतलब यही तो सबसे मेन चीज़ रहता है। और बाकी का पेपर अब ओवरऑल रेटिंग कैसे पेपर बहुत अच्छा था, मतलब इजी था। 10 on 10 था। अच्छा पेपर पीआरएस भी बहुत इजी था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बहुत इजी था, पूरा मॉड्यूल का था। मतलब पूरा आईसीए मैथ से आपका क्वेश्चन उठ के आ गया आप बोल सकते हो। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी इजी था, पर मैं पार्टनरशिप छोड़ के गई थी तो थोड़ा अफसोस लगा। ओके ओके, तो आप मतलब मान के चलो जो एग्जाम अभी देंगे तो उनके क्या मैसेज होंगे कि आपको आईसीए मैथ ही फॉलो करना सबसे बेटर है? स्टडी मॉड्यूल पर बेस्ट है वो। और आपका तो नेक्स्ट एग्जाम बिजनेस लॉ है, संडे को है, तो उसका प्रिपरेशन कैसा है? इसका प्रिपरेशन थोड़ा उसका था। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से प्रिपरेशन करो, 2 दिन अभी बहुत टाइम होता है। आप ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड नेक्स्ट 300 मार्क है, आप बढ़िया से करो, हो जाएगा पास। ठीक है, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एग्जाम चल रहा है और जस्ट अभी एग्जाम खत्म हुआ है, तो एक बच्चे से मैं मिलूंगा अभी, फीडबैक लूँगा कि आज एग्ज़ाम कैसा गया। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एक बार तुरंत कि पेपर कैसा गया। तो आपसे मैं थोड़ा क्वेश्चन, आपका नाम पहले बताइए। आंचल गुप्ता। ओके ग्रेट, तो उनका नाम है आंचल गुप्ता। तो मैं उनसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, कि आपका सबसे पहले एग्ज़ाम कैसा गया बताओ। एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया, बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस है अंदर से कि पास हो जाऊंगी इस बार। ग्रेट, तो बच्चे बोल रहे हैं भाई पास हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो आपका ट्रू एंड फॉल्स कैसा गया बताइए। ट्रू एंड फॉल्स तो मोस्ट प्रोबेबली सारे ही करेक्ट है। सारा ही करेक्ट है, बहुत बढ़िया गया है। ओके, बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छा गया है। आप उनसे पूछते, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने जो यहाँ पे जो जैसे पार्टनरशिप हो गया, कंपनी अकाउंट्स हो गया, या सोल प्रॉपर्टीशिप हो गया, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन में कौन सा आपको ईजी लगा और कौन सा आपने किया बढ़िया से? सबसे ज़्यादा इजी कंपनी आया था इस बार। अच्छा कंपनी, तो मतलब कंपनी सबसे ईजी आया है, अच्छी तरह से करते हैं, चलो बढ़िया है। और लास्ट क्वेश्चन, तो आपका इसके बाद नेक्स्ट बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेशन कैसा है बताइए। एकदम ज़ोरदार। जोरदार। और आप जो सभी सब देख रहे हैं चैनल में, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि आपका पेपर मतलब आप कैसे किस तरीके से प्रिपरेशन किए थे? एकदम सुबह सुबह उठ के एकदम अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए सबको और अपना बेस्ट देना चाहिए। ग्रेट, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम। थैंक्स अ लॉट। फाउंडेशन का अकाउंटिंग का पेपर के साथ, तो आपका नाम थोड़ा बता दीजिए। माय नेम इज़ कृष्णा। पेपर थोड़ा इजी था, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन टफ था, कह सकते हैं एनपीओ का क्वेश्चन टफ था, लेकिन ओवरऑल पेपर मॉडरेट था और मेरा भी अच्छा गया। अप्रोक्स 70 to 80 तक के उम्मीद है आने की। ओके ग्रेट, तो बच्चे ने 70 to 80 तक अटेम्प्ट किया, तो मतलब पेपर अच्छा था। और लेंदी था क्या पेपर? लेंदी नहीं था, टाइम पे हो गया। अटैम्प्ट मैंने 100 का ही किया है, बट मैं अपना कॉन्फिडेंट आपको मुद्दा 70-80 का? 780। ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर द बिजनेस लॉ का। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाया तो हो जाएगा। Okay. मेरा 20 मार्क्स का मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मेरी गलती की वजह से था, तो मेरे को इसका रिग्रेट हो रहा है कि 20 मार्क्स का मैंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो तीनों पेपर और बचा हुआ है। तो आपका जो ट्रू फॉल्स था ना, पहला वाला जो क्वेश्चन 6 वो आपका कैसा गया? उससे वो भी बहुत मतलब पूरा आईसीआई मॉड्यूल से। अच्छा ऐसे मॉडल का। और आपका जो बाकी जो आपका टोटल 88 मार्क्स का था, उसमें आपका पेपर मतलब कैसे सेट हुआ था? मतलब जैसे आप मान के चलो एनपीओ कैसा था, सिंगलिटी कैसा था, फाइनल कैसा था, पार्टनरशिप का बहुत टफ था या ठीक था? मतलब बहुत easy था। मीडियम था। अगर आपने एडजस्ट
भी अच्छे से किए ना सारे बुक के ICI मॉड्यूल की, तो हो जाएगा easy। मतलब आप बोल रहे हो कि आईसीए मॉड्यूल आपका एकदम भगवान, वो पूरा एकदम बढ़िया है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर आपका पेपर तो अच्छा ही गया, ठीक है, 20 मार्क्स में थोड़ा कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो पेपर है 300 मार्क्स का अभी भी बचा हुआ है, उसमें आप एकदम जान लगा के पढ़ो, एकदम करो, ऑल द बेस्ट, ठीक है, बिजनेस वगैरह बढ़िया होगा। थैंक यू। आपका नाम क्या है? हर्ष चौधरी, ठीक है। तो आज तो आपका अकाउंट्स का पेपर था, पहले बताइए अकाउंट्स का पेपर आपका कैसा गया? अकाउंट्स का पेपर मेरा अच्छा गया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा गया, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, बट ठीक है मेरा पेपर। कोई बात नहीं, आप ट्राई कियो, आप बस अपने बेस्ट दियो, अब देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ट्रू एंड फॉल्स जो पहला क्वेश्चन है 16 to 12, तो वो आपका कैसा था? ट्रू एंड फॉल्स मुझे बहुत इजी लगा, उसमें होता है कि मतलब थ्योरी का उतना इन डेप्थ नहीं रहते, और अच्छा, वो इजी था। अगर थ्योरी किसी ने नहीं भी पढ़ा था, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब कर सकता है। लॉजिकली वो लिख सकता वो इजी था, ग्रेट। और बाकी का जो 88 मार्क्स का था, जैसे आपका फाइनल अकाउंट्स हो गया, एनटी हो गया, सिंगल एंट्री हो गया, पार्टनरशिप हो गया, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से था? आपको कितना इजी लगा, कितना टफ लगा? एडजस्टमेंट्स वगैरह जो भी थे, जितने भी, जैसे एमपीओ हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया और पार्टनरशिप हो गया, तो मुझे लगा था कि और ज़्यादा हाई लेवल के आ सकते हैं, बट आए नहीं थे। और पेपर डिसेंट था, ओके, पेपर आपका डिसेंट अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बहुत इजी भी था, बट अच्छा मतलब था। आप बोल सकते हो कि मॉडरेट पेपर था, Moderate। लेंदी थोड़ा बहुत था, आप बोल रहे हो, हाँ, करेक्ट, lengthy था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप मोटा मोटा पेपर को कैसे बोलोगे, मतलब रेटिंग बढ़िया, इंस्टीट्यूट के मैथ्स से ही मोटा मोटा सब क्वेश्चन आया था क्या? हाँ, सारा मैथ्स ही था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट लेकिन हाँ, ऑब्वियसली ऊपर नीचे तो थोड़ा हो गया, मतलब इंस्टीट्यूट मैथ अगर कोई बच्चा पढ़ के जाएगा तो भाई बिंदास होगा उसका, ये बोल सकते हैं। मतलब इंस्टीट्यूट ही सब कुछ है, ये तो हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं। तो बढ़िया, तो आपका इसके बाद एग्जाम में रिजल्ट होगा, तो आप मुझे बताओ कि आपका वहाँ पे प्रिपरेशन, तो अभी कुछ नहीं बताएंगे हम, लेकिन प्रिपरेशन बढ़िया से करो आप। आई थिंक तो आपका प्रिपरेशन हो चुका है ऑलमोस्ट। तो जो भी आपका 48 आवर्स था, 48 आवर्स में 1.5 दिन का टाइम बचा है, बढ़िया से एग्जाम दो, प्रिपरेशन करो अच्छी तरह से, ऑल द बेस्ट, आपका हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बाकी का जो 300 मार्क है उसमें फोकस करो, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, मतलब मजा आया। मतलब आप देखिए एक चीज के जो आप लोग जो देख रहे हो, जो लोग जैन 25 में एग्जाम देने वाले हो, आप लोग देखिए एक चीज के, वो लोगों ने 80 का भी आंसर करके कितना कॉन्फिडेंट है कि सर हम लोग पास कर जाएंगे। और मैं एक ही चीज सबको बोलता हूँ कि आप चाहे भले ही 70 आंसर करो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर के ऊपर, और आप जो लिखे हो कि आप 70 में भी आराम से 55 स्कोर कर पाओ, ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए खुद के मन में, तब जाके तो पढ़ाई में मजा आता है। अरे हर चीज हमको आएगा ऐसा थोड़ी ना है, और ऐसा हो ही सकता है, घर में बहुत जन का कंडीशन क्रिटिकल रहता है। ऐसे आज एक स्टूडेंट से मिला था, तो उनका घर का कंडीशन है, तो 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। तो उनको मैंने एक चीज बोला, प्रॉब्लम बहुत सारे चीज होता है, ये सबसे बड़ा बात है कि आपने एग्जाम दिया और आपने 1 महीना फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करके दिया। तो वही होता है, जज्बा अंदर का वही होता है कि आप कोई भी सिचुएशन में रहो, लेकिन उस सिचुएशन को आप किस तरीके से कंट्रोल करके भापते हो उस सिचुएशन को, उसके बाद आप जैसे रिएक्शन करते हो, वही आपका रिजल्ट लाके देता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्चुअली योर टेस्ट ऑफ पेशेंस, और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फटाक से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को, आपको मजा आएगा। देखिए किस तरह का क्वेश्चन था। तो आज का पेपर का जो नाम था वो था FAM। एक्चुअली एन होता तो बढ़िया आता, फैन, FN फैन हो जाता तो बढ़िया होता, लेकिन ठीक है, फैम दे दिया इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, FAM। तो पहले तो भाई हम लोगों को सबको पता है क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, बाकी का जो 5 क्वेश्चन उसमें तो आपको 4 करना है, मतलब 4 into 20 मतलब 80, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार, सबसे पहले एमसीक्यू का एक बार चेक करते हैं एमसीक्यू कैसा था। देखिए एमसीक्यू नहीं, एक्चुअली वो ट्रू फॉल्स जो भी बात है, 6 into 12 था। इसमें देखो आप, जो 6 क्वेश्चन था ना, 6 क्वेश्चन ही सबसे इजी वाला क्वेश्चन दिया था, मतलब एक क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन मतलब आपको क्या ही बोलो, मतलब सब आपका इंस्टीट्यूट का मैथ से उठाया हुआ क्वेश्चन है, और जो भी अंदर में लिखा है कॉन्सेप्ट उसमें से डाल दिया है। क्या लिखा पहला क्वेश्चन, नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ऑब्वियसली गाइस, हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स जो रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग में क्या करते हैं, तो बैलेंस कर लेते हैं, कि उसको हम लोग पीएल में जाके बैठा पाए। क्योंकि पीएल में जाके हम लोग क्या करना है, देखो नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं, हम लोग ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम लोग या ट्रेडिंग अकाउंट में उसको प्लॉट करते हैं, या तो उसको बेसिकली लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट जो भी होता है, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर में ट्रायल बैलेंस के थ्रू बेसिकली क्लोज करके पीएल में डालते हैं। तो ये ट्रू है सर। अच्छा, 2 नंबर, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये ओवरऑल एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने एक ये वाला माइक खरीदा, अब इस माइक का ना ये वाला नहीं था, पोर्शन नहीं था, और इसमें इसका अंदर के ना थोड़ा बहुत पार्ट्स में दिक्कत था, तो मैंने सेकेंड हैंड खरीदा कम पैसे में, और मैंने इसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर लिया अंदर से। इससे क्या हुआ, इसका जो लेंथ था ना, लाइफ 10 ईयर था, वो इंक्रीज हो गया। इससे क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि आज ठीक किया तो कल फिर से खराब,
नहीं, मशीन को अगर आप रिपेयर करते हो और उसमें ओवरऑल मतलब पूरा अच्छी तरह से करते हो, तो ये एक हेफ्टी अमाउंट मतलब गुड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कैपिटल नेचर का होता है कभी, क्योंकि ये लॉन्जिविटी देता है आपको, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। ये आपको इंश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट अब इससे उठा पाओ। दैट्स व्हाई वी डू ओवरऑल एक्सपेंसेस। ओके, सो ऑब्वियसली ये आपका कैपिटल है, तो ये फॉल्स है आंसर। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है ट्रू, तो ये फॉल्स होगा आंसर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका डेफिनेटली ये सही है आंसर, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी जो होता है वो हम लोग कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करके, ये प्रिंसिपल फॉलो करके इसका वैल्यूएशन करते हैं। तो ये भी आंसर ट्रू है सर, एकदम। प्रोमिसरी नोट कैन यू मेड पेएबल टू बियर, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होता है सर। प्रोमिसरी नोट कभी पेबल में जाता ही नहीं है। मतलब ये जो प्रोमिसरी नोट होता है ना, ये जो मेकर होता है और जो पेई होता है, दोनों के बीच बीच का होता है। जो मेकर होता है दोनों का, दोनों पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं। प्रोमिसरी नोट ऐसा नहीं होता कि बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह, सॉरी इसके तरह, बैंक चेक की तरह, कि किसी को मिल गया बस हो गया उसका, रास्ते में जाते जाते किसी के हाथ से गिर गया और दूसरे को जाकर मिल गया बेयर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। जिसको मिला ऐसे नहीं होता, बेयर नहीं होता है कभी। वो दोनों पार्टी के बीच में कंसिडरेशन लेके कंडीशन के हिसाब से वो किया जाता है। तो ये फॉल्स है आंसर। रिसिप्ट पेमेंट तो सर देखो क्या लिखा है, फॉर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द अक्यूरेट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग। सर सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ टाइप ऑफ मिरर इमेज ऑफ द कैश बुक। सो कैश बुक अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तो रिसिप्ट पेमेंट कैसे एक्यूरेट होता है, तो ये भी फॉल्स है आपका आंसर। तो इसका सही आंसर है सर एक्चुअली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लीगल हेयर ऑफ ए डिसीज पार्टनर एंटाइटल टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। सर इसका आंसर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो सकता है, ये आंसर इसका ट्रू है। कभी कभार क्या होता है, जो डिसीज पार्टनर होते हैं उनका जो लीगल हेयर्स होते हैं ना, उनको सिर्फ कैपिटल बैलेंस ही मिलता है। लेकिन आप सोच के देखो, ऐसा तो हो ही सकता है कि जब फाइनल सेटलमेंट होता है एट द टाइम ऑफ डेथ, तो उस केस में लीगल हेयर को कैपिटल बैलेंस एज वेल एज, अगर मान के चलो ईयर के बीच में डेथ हो गया है, तो डेफिनेटली जितना टाइम तक वो मतलब डे थे, लाइव थे, क्या बोलते हैं उसको, जिंदा थे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तब तक का तो प्रॉफिट उनको हक बनता है ना उनका। तो सिर्फ कैपिटल बैलेंस नहीं हो सकता, प्रॉफिट भी जाना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेस में सिर्फ कैपिटल बैलेंस ही जाते हैं। तो ये आंसर आपका ट्रू होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। तो 1 से 6 आप देखियो कितना ईजी है, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। बच्चे यहाँ से 6 इंटू 2 12 तो एकदम आपको मिलना ही चाहिए, एकदम 100% सर। चले सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का बी में सर बुक कीपिंग अकाउंट। ये सर ये मुझे ना देख के याद है, क्लास 11 का एक क्वेश्चन है। ये हम लोग जब क्लास 11 के बच्चे को एक सिखाते हैं, मतलब हम खुद जब सीखे थे ना, ये शुरू में 5-6 क्लास के, मतलब सॉरी 3 क्लास के बाद आई थिंक सो ये स्टार्ट हो गया था। सर ने पहले बुक कीपिंग के बारे में समझा, तो उसके बाद अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंसेस। भाई सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्ड करो आप, ट्रांजैक्शन जो हो गया उसको रिकॉर्ड करो, बुक को कीप करो। बुक कीपिंग का मतलब बुक को कीप करो। अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड तो हो गया, अब उसको एनालिसिस करो, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, पीएल बनाओ, इंटरप्रेट करो, कम्युनिकेशन करो। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर सेंस, वेयर एज अ बुक कीपिंग इज अ स्मॉलर सेंस। आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाना है, दैट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। बुक को कीप करना प्रॉपर प्रिंसिपल को फॉलो करके। अच्छा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन का 4 मार्क्स दिया है, बहुत इजी है, मतलब 4 और 12 16 हो गया यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन आपका सी वाला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से डाला हुआ है। तो एक बच्चे ने इसका सॉल्यूशन किया, जो बच्चे ने मुझे क्वेश्चन दिया है एक्चुअली। आप देखोगे यहाँ पे रेक्टिफिकेशन जो है ये आपका सस्पेंस है, मतलब ऑब्वियसली आपको समझना है कि ये आपका आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया, तो सस्पेंस। तो भाई देखो, आप गुड्स ऑफ द वैल्यू 500 रिटन बाय मिस्टर ए वेर एंटर इन द सेल डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो भाई ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, मतलब बहुत सिंपल है। गुड्स रिटर्न किया मिस्टर ए ने और एंटर्ड इन द सेल डे बुक। ओके, तो सेल डे बुक में एंटर हो गया है, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। सर मिस्टर ए ने अगर गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है, मिस्टर ए ने गुड्स रिटर्न किया है और वो सेल डे बुक में रिटर्न किया, सेल रिटर्न बुक में होना चाहिए था गुड्स ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द मिस्टर, तो ऑब्वियसली सेल रिटर्न होना चाहिए ना, लेकिन सेल्स में आपने लिख दिया, तो भाई गलत है, भाई गलत है, ठीक करना है मुझे इसको, समझे, इसको ठीक करना है सर। ठीक है, तो ये क्या है, देखो मिस्टर वेयर एंटर इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा, उसका अकाउंट में क्रेडिट हो गया है एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो ये जो एंट्री है ये सिंपल सा चीज है, सेल रिटर्न है, आपको सेल रिटर्न करना है। और जो कस्टमर का क्रेडिट है डेफिनेटली वो तो ऑब्वियसली सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होता है, डेफिनेटली मिस्टर है, तो आपको सेल रिटर्न को सही करना है। तो ये वाला एंट्री जो है बहुत इजी वाला एंट्री था, आई थिंक सो। सॉल्यूशन अभी मैं नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन नेक्स्ट ऑब्वियसली मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में तो मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको समझना है कि सबसे पहले देखो
मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हो आपको ये देखने का दरकार नहीं, जस्ट एक शॉर्ट स्नैपशॉट है कि क्वेश्चन किस तरीके का था और कुछ नहीं। इसमें सॉल्यूशन में सिर्फ ट्रू फॉल्स का होता है, इसका पूरा ब्रॉड में नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई अभी आपका बिजनेस लॉ का एग्जाम है। आप लोग प्लीज ये वीडियो मत देखो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जैन का एग्जाम के लिए कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये वीडियो देखने से आपको अभी करेक्ट रॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं है। फोकस करो कि जो है उसमें अभी फोकस करना, बस यही चीज है, मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते समझते। 250 एंटर इन द सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मिस्टर हु रिटर्न द गुड्स। गलत है, मतलब आपने सेल रिटर्न करोगे तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर होना चाहिए। आपने मिस्टर आर को क्या किया, डेबिट कर दिया, तो मिस्टर आर को डबल से क्रेडिट करोगे, सस्पेंस को डेबिट करोगे, काम कहानी खत्म, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, ए सेल ऑफ 700 मेड टू द मिस्टर क्यू वाज करेक्टली एंटर इन द सेल डेबुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मिस्टर एस। अच्छा, फिर से कितना बार भाई, सेल इतना हुआ मिस्टर क्यू वाज करेक्टली एंटर द सेल डेबुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मिस्टर एस। तो अब देखो यहाँ पे मिस्टर क्यू है और वो मिस्टर एस में जा चुका है, समझ रहे हो, मिस्टर क्यू है और यहाँ पे देखो रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर एस एस 70। तो सर यहाँ पे अमाउंट का गड़बड़ है, तो ये ठीक करना पड़ेगा सर, ठीक है। टोटल डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर सेप्टेम्बर अमाउंटिंग टू 250 वाज नॉट पोस्टेड, मतलब पोस्ट करना है, डिस्काउंट को डेबिट करना है सर आपको और सस्पेंस को क्रेडिट करना है, सिंपल। कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड को आपने एंटर नहीं किया, डिस्काउंट को एंटर करो और सस्पेंस को क्रेडिट कर दो, सिंपल है, ठीक है। अब देखो द कैश बुक, ये सर आपका पूरा हो गया, सस्पेंस अकाउंट को यूज करके हो गया। अच्छा, इसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन टोटल 20 हो गया, पे रेक्टिफिकेशन दिया था आपको, एक बुक कीपिंग का बेसिक ये दिया था, डिफिनेशन दिया था, सॉरी डिफरेंसेस, और उसके बाद आपको 6 into 12 का बहुत इजी ट्रू एंड फॉल्स दिया था। अब चलते सर जी, आप देखो यहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बीआरएस से, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था बीआरएस का। आप देखो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था शुरू में ही, कि क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको बोल दिया कि भाई आपका जो कैश बुक है उसमें डेबिट बैलेंस है 1,36,800, भाई बढ़िया, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है सर, डेबिट बैलेंस मतलब क्या, फेवरेबल, ओवरड्राफ्ट तो नहीं है ना, ओवरड्राफ्ट तो क्रेडिट बैलेंस होता, तो ऑब्वियसली फेवरेबल है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, जो प्लस वो प्लस, जो माइनस वो माइनस, आपको चेक करना है। डिविडेंड 18,000 was deposited in the bank which Hari had no information, ऑब्वियसली पासबुक भर के रखा है, कैश बुक घटा है, तो आपको कहाँ पे जाना है सर, ऑब्वियसली पासबुक तक पहुंचना है ना, कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक तक पहुंचना है, तो आपको ऐड कर देना है, सिंपल। जैसे चेक इशू है सुरेश को इतना, व्हिच वाज रिकॉर्ड इन द कैश बुक, तो कैश बुक में एंटर हुआ है, लेकिन सर आपका वो चीज इसमें नहीं एंटर हुआ, उसका नाम क्या है, कितना देखो सुरेश कितना दिया 14,780, और वो भी 18 दिसंबर को, लेकिन रिकॉर्डेड हुआ है कैश बुक में 14,870, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया 90 रुपीज का। तो अब सोचो कैश बुक क्या हो गया, कैश बुक बढ़ के मतलब घट गया ज्यादा, पासबुक क्योंकि आपने पेमेंट ज्यादा दिखा दिया कैश बुक में, उसके कारण आपका पासबुक में तो पेमेंट होगा 14,780, लेकिन आपने दिखा दिया 14,870, तो कैश बुक ज्यादा कम हो गया, पासबुक यहाँ पे तो 90 रुपीज का आपको ऐड कर देना है, ठीक है, सिंपल। चेक टोटलिंग 55,000 और डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन तो इतना विच आर नॉट क्लियर अंटिल इतना, चेक आपने डिपॉजिट किया क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपका कैश बुक बढ़ के रखा है, पासबुक घट गया है, ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली चेक क्लियर नहीं होगा तो पासबुक तो कम है ना, तो 55 को लेस कर देना, इस तरीके से आपको करना है सर। मैं तो सारा आंसर भूल ही दे रहा हूँ आप लोगों को। मेडिक्लेम प्रीमियम ऑफ 14,160 was paid as per the standing instruction of Hari, which was not recorded in the cash book, तो डेफिनेटली मेडिकल प्रीमियम पे हुआ है एट अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हरी को, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, तो ऑब्वियसली आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि पासबुक में माइनस हो चुका है, कैश बुक में नहीं हो तो माइनस करना है। Goods amounting 1,60,000 were sold to Ajay in November 23. He deposited the check on this after deducting 4% cash discount. The entity was missed while preparing the cash book. Obviously आपका कैश बुक में एंटर नहीं हुआ है, तो चेक डिपॉजिट हुआ है 4% कैश डिस्काउंट होने के बाद, तो डेफिनेटली आपको रिकॉर्ड करने चाहिए, तो आपको 1,60,000 का सेल किया है, 4% माइनस कर देना, बाकी बैलेंस आपके बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना, सिंपल। कैश बुक में एंट्री नहीं होगा तो कैश बुक घट गया ना, कम है कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, क्योंकि चेक तो डिपॉजिट हो चुका है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली आपको बढ़ाना है कैश बुक। बैंक चार्जेस 150, अरे सर माइनस करना है, सिंपल। बैंक चार्जेस कैश बुक में दिखाया नहीं है, पासबुक में माइनस ऑलरेडी हो चुका है, तो पासबुक घट गया, कैश बुक बढ़ के दिखाया हुआ है, माइनस कर दो। हरी रिसीव यूपीआई 1,000 फॉर सेल ऑफ स्क्रैप व्हिच इज नॉट एंटर इन कैश बुक, तो आपने बैंक में तो इंटर यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करने से बैंक में क्रेडिट हो चुका है, लेकिन कैश बुक क्रेडिट नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का ज्यादा, तो ऐड कर दो, क्योंकि पासबुक तक पहुंचना है ना। सब चीज याद रखना, जब भी आपको डेस्टिनेशन देखना है कि डेस्टिनेशन में क्या हुआ, उसके हिसाब से आपको जो सोर्स है उसको एडजस्ट करना है। चेक अमाउंटिंग टू 1,80,000 were issued during the month, but check 1,44,000 were only present during the month of for payment. Obviously 1,80,000 का चेक इशू हुआ था, और आपने ऑब्वियसली 1,44,000 का आपने चेक ऑलरेडी इनकैश हुआ है, प्रेजेंट हुआ है बैंक में, तो 36,000 जो डिफरेंस है वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। अब सोचो, अगर आपने किसी को चेक दिया है 1,80,000 का, तो आपने कैश बुक से घटा दिया है, 36,000 को, तो आपने 36,000 को 1,80,000 से डिवाइड कर दो, 1,80,000 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 को 1,80,000
और वो बंदा जो सामने वाले आपको दिया, सामने वाले को दिया, उसने एक्चुअली 144 का क्लियरेंस दिया, तो 36 का बैलेंस आपका पासबुक में ज्यादा है और 36 का बैलेंस आपका कैश बुक में कम है, तो क्या करना है, बढ़ा देना है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली मंथ का क्लोजिंग है, ईयर का क्लोजिंग है। गॉट इट? खत्म सर, इजी है, एकदम इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो बीआरएस करना है, बहुत इजी है सर। इसके बाद आपको ये बिल दिया हुआ है, आप बिल देख रहे हो कि सेजल 60,000 का बिल है 3 महीने का, एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट बैक टू द हरी टू गेट डिस्काउंटेड कवर। तो बहुत सिंपल सा चीज है, आपको बिल में यहाँ पे दिया हुआ है कि हैरी रेमिट्स किया द बिल को, वाज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर टू सेजल, rather accept a bill of 80,000 for a period of 3 months. This bill was discounted by Sejal for 74,600. Sejal, after making the payment on first bill, sent 3/4 of the amount remaining to Hari. On maturity of the bill, Hari become bankrupt and his estate paying 40% the rupee. तो ऑब्वियसली जनरल करना है सेजल के बुक्स में एंड ऑल्सो पेपर द लेजर अकाउंट हरी ऑल वर्किंग स्टूडियो फॉर्म। तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन करना है और आपको सिर्फ जनरल एंट्री बुक करना है सेजल में। जैसे बिल इशू हुआ था, बिल ड्रॉ हुआ था, उसके बाद हैरी ने जो रेमिट किया था पैसा, उसके बाद हैरी ने अनेबल हो गया पेमेंट देने के लिए, उसके बाद 80,000 का बिल और फिर से 3 महीने के लिए रादर एक्सेप्ट बिल हो गया, उसके बाद डिस्काउंट हुआ सेजल ने किया, उसके बाद मेकिंग अ पेमेंट फर्स्ट बिल 3/4 अमाउंट रिमेनिंग टू हैरी, उसके बाद मैच्योरिटी के टाइम पे 40 पैसे वो एक्चुअली 40 पैसे वो दे पाएगा, बाकी 60% बैड डेट हो गया, उसका भी एंट्री करना। तो अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद देखो सर, आ जाओ 3 नंबर। सर आप ये जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है मैं आपको बाद में एक दूंगा। ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया सब स्टूडेंट किया है, जिन स्टूडेंट्स को वीडियो में आप बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं देखा, मतलब जिन स्टूडेंट्स को मैंने पूछा सबका ये अच्छा हुआ है, क्योंकि फाइनल अकाउंट सब देख के समझ में नहीं सर ये कौन सा 11-12 का फाइनल अकाउंट या एक्चुअली सीए फाउंडेशन का। देखो सबसे पहले तो आप एडजस्टमेंट देख लो, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपका 31 मार्च 24 को, प्लांटर मशीनरी ऑफिस, ओपनिंग स्टॉक, मोटर वैन, सन्डिकेटर, कैशिंग एंड कैसेट बैंक, वेजेस, सैलरीज, परचेज, बीआर, रिटर्न इन ड्राइंग्स, एडवर्टाइजमेंट, फैक्ट्री एंड इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट में कैपिटल, सिंडिकेटेड सेल्स, बीपी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, रिटर्न आउट और डिस्काउंट रिसीव। आई थिंक सो कुछ डाउट नहीं है, कोई भी बच्चे को इसमें तो डाउट नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक आइटम है ट्रायल बैलेंस का। इस कोई भी आइटम में ऐसा कोई डिफिकल्टीज नहीं है जहां पे कोई बच्चे को दिक्कत हो। अब चलो एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। सर एडजस्टमेंट देख के तो मैं डर गया था एक्चुअली, जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा एडजस्टमेंट देख के मैं बोला भाई क्या है ये क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ने तो इस बार लग रहा है कि भाई एकदम मुफ्त का एक चीज दे दी आपको 10 नंबर का। भाई क्लोजिंग स्टॉक सबको पता है क्या करना है, कुछ नया बताने का नहीं है। प्लांटर मशीनरी परचेस में रिकॉर्ड हो चुका है, आपको परचेस में डेबिट हो चुका है, तो डेबिट परचेस से माइनस कर देना है, क्योंकि परचेस में रिकॉर्ड हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया है, तो परचेस से माइनस करना है, मशीनरी में ऐड करना है। 3 महीने का फैक्ट्री आउटस्टैंडिंग है, पीएल में ऐड करो, लाइबिलिटीज में दिखा दो, करंट लाइबिलिटीज में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, बस सिंपल। उसके बाद आपका बैड डेट 7,000 संडे डेट से माइनस करना, उसके बाद आपको प्रोविजन डालना है 30,000। देखो यहाँ पे क्या दिया, इंक्रीज टू 30,000। तो आप देखो संडे प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना था पुराना वाला, आप देखोगे आपके हाथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल है 25,000, तो आपको 5,000 इंक्रीज करना है, मतलब और लेस करना है, बैड डेट लेस करने के बाद प्रोविजन लेस करना है, और उसके बाद आपको जो बैलेंस बचेगा उसके बाद डिस्काउंट देना है। सर ये फाइनल अकाउंट्स तो मैंने बहुत टाइम बाद देखा इंस्टीट्यूट ने इस तरीके का फाइनल अकाउंट्स दिया, ये ऐसा नहीं आता है सर, इतना ईजी। ठीक है, इसके बाद देखो ये 10 नंबर मैंने आपको बार बार बोला, एक गिफ्ट है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो बच्चे ने किया और इसको मैच कर दिया। क्योंकि अभी आप देखो वीडियो में एक बच्चे ने बोला कि सर बैलेंस शीट मैच होगा, मैंने उसलिए ही बोला संग कि बैलेंस शीट आपका मैच हो गया। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते सर फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ एडजस्टमेंट के कारण, तो बैलेंस शीट मैच होगा मतलब माशाअल्लाह। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छा। The following is the balance sheet of Krish and Bala sharing profit in the losses ratio 3:2। सर समझ में आ रहा है, शुरू में प्रॉफिट ये है आपका क्या बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट देखो क्रिश एंड बाला है, जीआर है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, क्रेडिटर से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांटर मशीनरी, स्टॉक, डेटर, पीबीडीडी, बैंक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बस सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते सर एडजस्टमेंट में, एडमिशन वाला सम्स है, शोभा ने 1/6 ऑफ शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बनाना है, क्योंकि आपको एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है और आपका लाइबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन हुआ है। उसके साथ साथ वर्कमैन कंपेंसेशन जो है वो आपका 8,000 तक मान के चलना है, बुक्स में दिखाना है। सोबा ब्रिंग करेगा कैश 25,000 फॉर इस कैपिटल, गुडविल ब्रिंग करेगा 12,000, तो इसका एंट्री आप लोग को पता है कैपिटल अकाउंट्स में करना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो मैं भी बोलूंगा सब पार्टनरशिप जो बच्चे बेसिक एडमिशन भी करके गए तो उनको तो ये क्वेश्चन ईजी आएगा। कुछ नहीं था ना जेएलपी है ना और मतलब कुछ नहीं है सर, ये एडमिशन तो मतलब क्या बोले बेसिक एग्जाम से, बेसिक प्योर बेसिक समझे, कुछ नहीं है इसमें, समझ गए सर, बहुत इजी है एकदम, कुछ नहीं है सर इसमें। ये भी आप बोल सकते हो कि सेकंड तोहफा है इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसके बाद फिर अब देखो ये थोड़ा एडजस्टमेंट वाला अच्छा है, XYZ है 3:2:1 में पीएसआर है, XYZ का कैपिटल दिया है, IFF दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
WCP दिया, वर्कमैन कंपनसेशन, ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है, गुडविल, पेटेंट, मिशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है गुडविल आपका बैलेंस शीट में दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका मार्केट वैल्यू दिया 27,600, इन्वेस्टमेंट का 25,000 वैल्यू है, स्टॉक डेटर का वैल्यू दिया, पीबी रिटर्न, कैश एट बैंक। अब आ जाते हैं सर एडजस्टमेंट क्या दिया सर, जेड रिटर्न है, तो एडमिशन पहले तो उसके बाद रिटायरमेंट आ चुका है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 60,000, वैल्यू ऑफ पेटेंट वाज टू बी रिड्यूस बाय 20%, दैट ऑफ द मशीन टू 90%, तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हुआ है सर, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, लाइबिलिटी ऑन प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 6,000 ही है, वर्कमैन कंपेंसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 होगा टू बी क्रिएटेड, वो एक्स्ट्रा 6,000 आपको क्या बोले यहाँ पे क्रिएट करना टू द एक्सटेंट ऑफ, हाँ। Z took over the investment and market value. Amount due to Z is settled to the on the following basis: 50% retirement, 50% the balance within the 1 year, and the balance by bill of exchange. आप देख लो, आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट में गुडविल कैलकुलेशन, तो ये चारों पार्ट में दिया 10 मार्क्स में। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर आप गुडविल और रिवैल्यूएशन भी करके आओगे ना, तो आपको मोटा मोटा 3 से 4 तो मार्क्स मिल ही जाएगा। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई अगर इसको मतलब करता है तो मैं बोलूंगा भाई बहुत ईजी है, उतना कोई डिफिकल्टीज नहीं है। कोई एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है रिटायरमेंट में जो आपको परेशानी में डाले। आप थोड़ा बेसिक रिटायरमेंट आपको आता है, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस किए हो, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। बढ़िया सर, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म और इंस्टीट्यूट में, ना ही आपको अभी हम रिव्यू देंगे, मतलब स्टूडेंट जो रिव्यू दिया है उसके साथ में अपना रिव्यू जो ऐड करूंगा वो ये कि थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टीज नहीं था। अब चले आ जाते बी वाला क्वेश्चन में। आप देखो यहाँ पे दिया आपको रिसीव पेमेंट, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोले, उसके साथ साथ बैलेंस शीट। आप देखो यहाँ पे कैश इन एंड कैश एट बैंक, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ होल्डिंग्स हुआ, सेल ऑफ ड्रामा, तो भाई यहाँ पे जितना भी एडजस्टमेंट है ना सब आएगा। आप अमाउंट देख लो, डोनेशन का देखो, सब्सक्रिप्शन का देखो, इंटरेस्ट फीस देखो, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक देखो, सेल ऑफ होल्डिंग्स हुआ, सेल ऑफ ड्रामाटिक, मतलब सभी छोटा छोटा अमाउंट है, तो सब आएगा सर यहाँ पे रेवेन्यू इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में। आप देखना पड़ेगा कितना कैपिटलाइज किया हुआ है, जैसे डोनेशन और इंटरेस्ट फीस हो सकता है कि उन्होंने 50% ही कैपिटलाइज किया है, तो बाकी 50% एज ए इनकम एक्सपेंडिचर में एज ए रेवेन्यू आएगा। बाकी आप पेमेंट जो देखो, पेमेंट में सब इजी है, सैलरी आएगा, रिपेयर आएगा, परचेज फर्नीचर नहीं आएगा, मिसलिनियस आएगा, परचेज इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, बिलियर्ड टेबल नहीं आएगा, एसेट है, प्रीपेडिंग जरूर आएगा, ड्रामा एक्सपेंस आएगा, कैश इन एंड कैश आउट बैंक नहीं आएगा, ठीक है, एसेट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और एडवांस दिया हुआ है 550 एंड 1200। इंश्योरेंस में आउटस्टैंडिंग है भाई, सिंपली क्या करना है आपको, ऐड करना है, मिसलिनियस एक्सपेंस प्रीपेड है 90 लेस करना है, बहुत ही। जब देख रहे हो 50% डोनेशन कैपिटलाइज, मैंने बोला था आपको कि 50% कैपिटलाइज किया, मतलब 50% आपको मिला है इसमें क्या बोलते हैं क्या इनकम एक्सपेंडिचर, बाकी 50% कैपिटल के साथ ऐड करके दिखाना है, ठीक है। इंटरेस्ट फीस रेवेन्यू इनकम है, दिखाना है आपको पूरा इनकम एक्सपेंडिचर में। 8% इंटरेस्ट एज एक्रूड इन इन्वेस्टमेंट 5 मंथ, 5 महीने के इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, वो भी आपको दिखाना है बुक्स में। और बिलियर्ड का कॉस्टिंग 30,000 था, परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट ईयर द 20,000 पेड फॉर इट, तो भाई डेफिनेटली 10,000 का ऑब्वियसली पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। तो समझ रहे हो कितने ईजी वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है सर। ये क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो अभी तक जिन आप लोग, मुझे एक चीज बताओ, आप लोग अभी तक जो भी क्वेश्चन देखो, कोई क्वेश्चन हार्ड था, मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन पे हार्ड नहीं थे, एक भी क्वेश्चन भी नहीं, एक भी क्वेश्चन चैलेंजिंग ही नहीं था आपके लिए। उसके बाद आप देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून। स्टॉक का वैल्यू 4,80,000 है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून एंड 30 जून। तो आपको यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू दे दिया है 23 जून को, और कुछ एडजस्टमेंट आपको दिया है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट, परचेस आपने किया है, सेल्स किया है आपने, उसमें से 32,000 आपका सेंट ऑन अप्रूवल है, हाफ ऑफ द गुड्स आपका रिटर्न हो चुका है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं था, और गुड्स आपने सेल जो किया वो 25% कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में सेल किया है, मतलब 25% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट करके सेल किया आपने। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 24,000 मीन सोल्ड फॉर 12,000, तो आपको यहाँ पे ये स्लो मूविंग स्टॉक है, 24,000 का गुड्स 12,000 में सेल किया, मतलब आपका लॉस ही है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, बहुत ईजी है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये। स्टॉक वैल्यूएशन का है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का 5 मार्क्स का। 5 ये वाला क्वेश्चन, 5 बी देख लो, इसमें आपको बोला कोई भी एक करो आप, आइदर 1 या 2, बी का 1 और 2। सबसे पहले तो आपको 2 लाख का एसेट है, मतलब डेप्रिशिएशन, भाई एसेट देख के समझ में आ जाता है डेप्रिशिएशन। 2 लाख का एसेट है, डिप्रिशिएशन 20% का डीबीएम में करना है आपको, और यहाँ पे आपका एडिशन जो हुआ है वो दिया 1.5 लाख और 1 लाख, 1/420 और 1/423। 1/423 को डिसाइड किया कि मेथड को चेंज करके एसएलएम करना है, एंड depreciation assuming the expected life of all the computers to be 8 years from the 1/423 prepare the computer। तो आपको सिर्फ यहाँ पे मेथड चेंज करना है, चेंज इन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन, तो सिंपल सा बात है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। और आपको देखो यहाँ पे आपको क्या दिया पता है, ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव दिया। क्यों सर? आपको चेंज करना है 1/423 से। देखो क्या लिया है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑल द कंप्यूटर टू बी 8 years फ्रॉम 1/423, मतलब आपको सिंपल सम दिया है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आपको पुराना इफेक्ट भी देना है, मतलब आपने जो डीवीएम में किया है
उसको एसएलएम में करके चेक करके प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट करके आपको दिखाना है कंप्यूटर अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे नहीं है, आपको प्रोस्पेक्टिव मतलब जिस टाइम या जिस डेट में आपने चेंज करने का डिसीजन लिया उस टाइम से आपका नया चीज फॉलो होने लगा। ये प्रोस्पेक्टिव है, मतलब मच्छर काटने के बाद गुड नाइट ऑन करोगे आप, लाइक दैट, ठीक है। ये बात है। चले अब आगे बढ़ते। सर आप देखेंगे यहाँ पे और देखो, और वाला जो क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। अब और वाला क्वेश्चन में आपको सिंगल एंट्री से दिया है। क्या दिया है देखो, आपको ओपनिंग डेटा क्लोजिंग डेटा दिया है, कितना सेल हुआ है वो बोल दिया, क्रेडिट सेल कितना उसमें से बोल दिया, और कितना पेमेंट आपको मिला है, आपका कौन सा चेक डिसऑनर हुआ है, मतलब जो पेमेंट मिले उससे जो चेक डिसऑनर उससे आप माइनस कर दोगे, जो पेमेंट आपको रिसीव है ड्यूरिंग द ईयर इतना, आउट ऑफ 18,000 चेक आपका डिसऑनर हो चुका है, मतलब 732 ही कंसीडर करोगे ऐसे रिसीव। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया 290, आपको डिस्काउंट देना है क्रेडिट सेल के ऊपर 1%, और आपको क्या निकलने के लिए बोला है यहाँ पे देखो, आपको निकलने के लिए बोला है सर आपको बैड डेट। अच्छा क्वेश्चन है सर, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा इजी क्वेश्चन तो क्या बोले। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर आपका 5 का सी नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका देखो कंपनी अकाउंट से आया हुआ है। यहाँ पर आपको डिवेंचर का अकाउंटिंग करना है, जो डिवेंचर इशू हुआ है, ओके, जो डिवेंचर आपका इशू हुआ है वो डिवेंचर इशू का आपको जनरल करने हैं, उसके साथ आपको इंटरेस्ट जो पेमेंट है उसका जनरल करने हैं, और डिवेंचर जो आपको रिडीम होगा ना 31 मार्च 2022 से, उसका भी आपको यहाँ पे एंट्री डालना है, क्योंकि 3 साल का आपको जनरलिटी करने के लिए बोला है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरलिटी फॉर द ऑल 3 ईयर्स। सो आपको सिंपल सा चीज है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे और एक चीज है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको इशू और रिडेम्पशन दोनों को एक साथ करना है। और एक चीज देखो यहाँ पे बोला है, द कंपनी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, एंटायर लॉस ऑन इशू टू बी बुक्ड इन द फर्स्ट ईयर, मतलब पूरा फर्स्ट ईयर में आपको बुक कर देना है जो लॉस है, क्योंकि आपने 5% डिस्काउंट में इशू किया है, तो आपका जो 5% लॉस है ना, 6,000 इंटू क्या कितना 5 रुपया, मतलब 30,000 रुपया, ये जो आपका 30,000 का लॉस है, ओके, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो आपको फर्स्ट ईयर में पीएल में डाल देना, बस कहानी खत्म, वहां पे आपका खमेला खत्म हो जाएगा, उसको आपको डिफर्ड नहीं करना है, ठीक है। चले सर, हो गया। इसके बाद सर 6 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन था ये तो पता ही है कि हर टाइम हर आपका टर्म में आपको ये चीज जरूर आएगा कि आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर से एक क्वेश्चन आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो पी लिमिटेड ने 6 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया 10 रुपया में, 2 रुपया प्रीमियम, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, जो 2 रुपया आपका उस अलॉटमेंट में होगा, मतलब अलॉटमेंट का कैपिटल मनी है 3 रुपया, बैलेंस आपका 2 कॉल में होगा, मतलब 4 रुपया, ठीक है, 2-2 करके। एप्लीकेशन रिसीव 8 लाख शेयर और प्रोराटा बेसिस, मतलब 6 लाख का 8 लाख एप्लीकेशन आया, वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट, मतलब यहाँ पे कोई रिफंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 लाख का एक्स्ट्रा जो मनी आया आपका 6 लाख रुपया, 2 लाख इंटू मतलब 2 लाख इंटू 3 दैट इज 6 लाख रुपीज ऑन एप्लीकेशन मनी विच एवर इज एक्सेस रिसीव, आपको उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। हरीश टू 1600 shares were allotted, failed to pay both the calls, and his shares were subsequently forfeited after the second call. You are required to pass generally, मतलब मैं बोलूंगा भाई माशाल्लाह क्वेश्चन है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना, ये करना, मतलब क्या बोले, मतलब बहुत इजी 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 इजी, मतलब इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भाई, इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मैं आपको बोलूंगा। हर इसका 1600 शेयर आपको अलॉटमेंट फेल हो चुका, आपको सिर्फ फॉरफिट है आफ्टर सेकंड कॉल, और आपको यहाँ पर री इशू का झमेला ही नहीं है, तो आपको सिर्फ पास करना है जनरल और कैश बुक बनाना है, बस खत्म, चलो बैंक अकाउंट बनाना है। और आपको इन्वेंट्री से एक छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन है, पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो गाइस ये क्वेश्चन से क्या समझ में आया बोलो, आज के पेपर से, आज के पेपर से एक चीज समझ में आया कि इंस्टीट्यूट कभी कभार आपको गूगल भी दे सकता है, मतलब आपको इतने इजी क्वेश्चन कर देगा, यू आर गेटिंग कंफ्यूज कौन सा करे। और देखो जितना भी क्वेश्चन आपने देखा 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि 1 क्वेश्चन कंपल्सरी आप छोड़ो, बाकी जितना भी क्वेश्चन हमने देखा 5 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन तो करने लायक है, सब क्वेश्चन आपको आता है, आप ऐसा बोल नहीं सकता आउट ऑफ द बॉक्स है। और बच्चे जो बोले आपसे सुने भी हो, सारे में आपको बोलो मार्क नहीं करके मैं दे, सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैथ से, मतलब फिगर चेंज है, लैंग्वेज आपका थोड़ा इधर उधर करके दिया, सारे इंस्टीट्यूट, आप अगर इंस्टीट्यूट का मैथ करोगे ना कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से सेल्फ स्टडी किया और अगर बढ़िया से किए थे ना, आपको इस पेपर में 70-60 लाने में कोई नहीं रोक सकता है, इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर है। और थैंक्स टू इंस्टीट्यूट कि आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियसली बोलना चाहिए कि सब बच्चे को ये सपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट को, कि भाई इंस्टीट्यूट के नाम पे बहुत बदनाम होता है कि आप लोग फेल करवा देते हो, लेकिन बिलीव करो इंस्टीट्यूट कभी कभार आपके साथ ऐसा क्वेश्चन देगा आप बच्चे सब पास करो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया है, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आपको परसों मतलब 15 को, आज 13 तारीख है, ठीक है, 15 को आपको क्या है
कि एग्जाम है आपका बिजनेस लॉ का, तो बढ़िया से प्रिपेयर करो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट, ओके, और कंपनी एक्ट का थोड़ा बहुत जो भी छोटा पार्ट है उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। केस स्टडी पे थोड़ा बहुत फोकस करना, आपने जो टीचर से पढ़े हो और खुद ने जो सेल्फ स्टडी किया है उनको मैं उनके लिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा इंस्टीट्यूट का मैथ का केस स्टडीज फॉलोज करो। थोड़ा अंदर का जो नोट्स वगैरह है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है अंदर का, थोड़ा उसमें ध्यान देना, आपका हो जाएगा क्लियर। कोई टेंशन नहीं है अगर अकाउंट्स में थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ है भाई, अभी आपके पास 300 मार्क है, 300 मार्क्स है, उसमें से कोशिश करो कि वहां से आप पास कर जाओ, और आप पास होंगे, ये मेरा एकदम ट्रू बिलीव है। तो बाई गॉड से ब्लेसिंग लेके, मम्मी पापा का और भगवान जी का एकदम आशीर्वाद लेके आप आगे बढ़ते हो, आप लोग एकदम जरूर करोगे, ये मेरा बिलीव है। कोई टेंशन नहीं है, आराम से आज रात को थोड़ा सो जाओ, रिलैक्स कर लो, सुबह उठ के एकदम सुबह सुबह उठ के पढ़ना। जैसे बच्चे ने बोला देखा ना कि सुबह सुबह उठ के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जी जान दे के पढ़ो, आपको पास होने में कोई रोक नहीं सकता है। भगवान जी का आपके साथ दुआ है सर। तो इसके लिए इसके साथ में मेरा जो बोलना था सब कंप्लीट हो चुका है, तो आई एम साइनिंग ऑफ, ओके, फॉर द टाइमिंग। तो फिर से मैं आऊँगा आपके साथ, और तब तक भाई बढ़िया से पढ़ो, ओके, कीप स्टडी विथ योर ओन फोकस, एंड आई एम बिंग देयर वेट एवर यू हैव, ठीक है, और बस पढ़ते रहो, आपका बेस्ट होगा सर। चलिए बाय, थैंक्स अ लॉट।